नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 3 जिसका नाम है कुछ सामान्य रोग पार्ट 1 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10वीं होम साइंस फिजियोलॉजी सब्जेक्ट यूनिट 2 का तीसरा चैप्टर अध्याय 3 है कुछ सामान्य रोग। रोग की परिभाषा। रोग यानी डिजीज व्यक्ति विशेष की वह शारीरिक और मानसिक अवस्था है जिसके कारण वह स्वाभाविक रूप से कोई शारीरिक या मानसिक काम कर पाने में असमर्थ पाता है अपने आप को। दूसरे शब्दों में अस्वस्थता ही रोग है। और रोगों के लक्षण। रोग अनेक प्रकार के होते हैं। प्रत्येक रोग के अपने अपने खास लक्षण होते हैं, लेकिन इनमें कुछ लक्षण ऐसे हैं जो साधारणतः अनेक रोगों में देखे जाते हैं, जैसे कि शरीर के अन्य भागों में पीड़ा, और जैसे सिर में पीड़ा, सूजन, शरीर के ताप में वृद्धि यानी बुखार, अंगों की शिथिलता, आलस्य, काम करने में अरुचि, नाक से पानी आना, खांसी, पतला पाखाना आदि। और आगे रोग होने के कारण। रोग होने के निम्नलिखित अनेक कारण हैं। नंबर 1, अंग विशेष में गहरी चोट लग जाने से वह अंग हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। उदाहरणार्थ, कान में चोट लग जाने से लोग प्रायः बहरे हो जाते हैं। यकृत आदि से चोट लग जाने से उसमें सूजन आ जाती है, फलतः शरीर में रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, सिर में चोट लग जाने से कभी कभी आंखों की रोशनी लुप्त हो जाती है। नंबर 3, मस्तिष्क के आक्रांत होने से शरीर के अंग विशेष में पक्षाघात यानी पैरालिसिस हो जाता है। नंबर 4, अपर्याप्त या असंतुलित भोजन करने से शरीर का विकास रुक जाता है। नंबर 5, भोजन में विटामिनों की कमी रहने से बेरी, सूखा स्कर्वी, रक्तहीनता आदि रोग के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। बच्चों का शारीरिक विकास प्रायः रुक जाता है। नंबर 6, भोजन अधिक कर लेने से अपच हो जाता है, जिससे पेट में दर्द, पतला पाखाना, वमन, सिर दर्द, शरीर में ऐंठन आदि होने लगते हैं। उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त रोगों के और भी कई कारण हैं जो रोगजनक जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं। और अगला टॉपिक है रोगजनक जीवाणु। प्रायः मच्छरों एवं अन्य कीड़े मकोड़ों, सांप, बिच्छू आदि के काटने से शरीर में रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें कुछ तो जानलेवा भी हो सकते हैं। अधिकांश रोग रोगजनक जीवाणुओं पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स द्वारा फैलते हैं। इस अध्याय में हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। विभिन्न संक्रामक रोग जैसे हैजा, पेचिश, कनपेड़ा, जुकाम, खसरा, मलेरिया, चेचक इत्यादि रोगजनक जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं, इसीलिए इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। भिन्न भिन्न रोग भिन्न भिन्न प्रकार के रोगजनक जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा विभिन्न साधनों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। ये रोग ऐसे होते हैं कि यदि इनकी उत्पत्ति, प्रसार आदि के बारे में सही ज्ञान हमें तो इनका प्रसार जो है वो रोका जा सकता है। संक्रामक रोगों को मूल की बीमारियां भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है हैजा या विसूचिका, कॉलरा, CHOLERA। हैजा को इंग्लिश में कॉलरा कहते हैं। हैजा रोग का कारण एक जीवाणु होता है जिसको विब्रियो कॉलरा, VIBRIO, विब्रियो कॉलरा कहते हैं। ये देखने में मुड़े हुए अंग्रेजी के कॉमा के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे कॉमा वेसिलस कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी
से देखने पर ये ताज़ा मल में बड़ी तेजी से गति करते हुए दिखाई देते हैं। ये सदा रोगियों के मल में रहते हैं और वहां से जल में अथवा भोज्य पदार्थ में पहुंच जाते हैं। इसके लक्षण: नंबर 1, रोगी को कैह और दस्त होता है। कैह में पहले भोजन का अंश होता है, बाद में सिर्फ जल के समान रंग रहित पदार्थ रहता है। दस्त सिर्फ चावल के धोवन की तरह होता है। इसे राइस वाटर स्टूल कहते हैं। यही हैजे की असली पहचान है। नंबर 2, एक और रोग में कैह और दस्त होता है, लेकिन चावल की धोवन की तरह दस्त नहीं होता। वास्तव में खून का सीरम ही दस्त के रूप में बाहर आ जाता है। फलस्वरूप शरीर में खून की कमी हो जाती है। नंबर 3, पेशियों में ऐंठन होती है। रोगी बहुत कमजोर हो जाता है। नंबर 4, कभी कभी कैह और दस्त में एक ही चीज होती है, जिससे रोगी की मृत्यु जल्द हो जाती है। इसका विष अधिक होने से या कमजोरी से या खून की कमी से हृदय की गति रुक जाती है और रोगी मर जाता है। और अगला टॉपिक है, इसी का पार्ट है, रोग प्रसार के साधन। ये जो हैजा है, इसके रोग प्रसार के साधन। मक्खियां। पहले नंबर पे मक्खियां हैं, जो हैजे से आक्रांत व्यक्तियों के मल और वमन से में रोग के जीवाणु मौजूद रहते हैं। इन पर मक्खियां बैठती हैं, जिससे उनके पैरों और पंखों में जीवाणु लग जाते हैं। फिर वहां से उड़कर वे खुले भोजन, दूध, जल इत्यादि पर बैठकर इन वस्तुओं में रोग के जीवाणु पहुंचा देती हैं। ऐसे भोजन, दूध, जल इत्यादि के व्यवहार से शरीर में हैजे के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, दूषित हाथ। प्रायः परिचारक रोगों के मल और वमन को छूकर अपना हाथ भली भांति साफ नहीं करते। फलतः उनकी उंगलियों में रोग के जीवाणु लगे रहते हैं। इससे उनके द्वारा छुए हुए भोजन, जल आदि में रोग के जीवाणु प्रविष्ट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, दूषित भोजन और जल। दूषित भोजन और जल आदि इस रोग के प्रसार के मुख्य साधन हैं। हैजे के जीवाणुओं से युक्त भोजन के व्यवहार से व्यक्ति विशेष में रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पोखर आदि में रोगियों के दूषित कपड़ों को धोने से जल दूषित हो जाता है। ऐसे जल के पीने से या इससे धुले बर्तन, बासन आदि के व्यवहार से अन्य व्यक्ति भी रोग के शिकार हो जाते हैं। फोर्थ है, रोगवाहक। रोग से युक्त व्यक्तियों या ऐसे व्यक्तियों द्वारा भी रोग फैल जाता है, जो देखने में स्वस्थ मालूम पड़ते हैं, पर उनकी पाचन प्रणाली में रोग के जीवाणु वर्तमान रहते हैं और ये मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों को हैजे का रोगवाहक कैरियर कहते हैं। और इसके बाद है अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट है, अन्य कारण, जैसे ठंड लगने, कमजोरी, गंदे स्थानों में रहने, कच्चे फल और नहीं पके हुए अयोग्य भोजन खाने से इस रोग के प्रसार में सहायता मिलती है। इस रोग के फैलाने वाले मुख्य 3 एजेंट हैं, फिंगर, फ्लाई एंड फूड। 3 F हैं। फिंगर मीन्स उंगलियां, और फ्लाई मीन्स मक्खी, और फूड हो गया भोजन। और अब इस रोग से बचने के उपाय। अन्य व्यक्तियों को रोगों से बचाने अर्थात इसके प्रसार को रोकने के साथ ही आक्रांत व्यक्ति की चिकित्सा का प्रबंध करना समाज का पहला कर्तव्य है। चिकित्सा के लिए निकटतम डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यदि रोग महामारी के रूप में फैला हुआ मालूम पड़े तो उसका प्रसार रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। नंबर 1, हैजा रोग होने की सूचना निकटतम सरकारी जन स्वास्थ्य विभाग को देनी चाहिए और उनकी मदद से गांव या मोहल्ले के सभी व्यक्तियों को हैजे का टीका लगवाना चाहिए। साथ ही सभी कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डलवा देना चाहिए। नंबर 2, हैजा फैलने के साथ लोगों को बीमारी से बचने के सारे उपाय बता देने चाहिए और संगठित रूप से इसे रोकने का उपाय करना चाहिए। नंबर 3, सभी को सुपाच्य पदार्थ खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए तथा पेट कभी खाली नहीं रखना चाहिए। नंबर 4, रोग से आक्रांत व्यक्ति को यथासंभव शीघ्र अस्पताल भिजवा देना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो उसे घर के अन्य व्यक्तियों से अलग रखने का प्रबंध करना चाहिए। 5वां पॉइंट, रोगी के मलमूत्र और वमन को खुला नहीं रखना चाहिए तथा उनमें विसंक्रामक द्रव्य डालकर यथाशीघ्र मिट्टी में गड़वा देना चाहिए। नंबर 6, रोगी के हल्के कपड़ों को विसंक्रामक द्रव्यों से शुद्ध कर धोबी को दे देना चाहिए। रोगी के भारी वस्त्रों को जलवा देना चाहिए। नंबर 7, घर के भोजन, जल आदि को ढककर रखना चाहिए
तथा मक्खियों को नष्ट करने का उपाय करना चाहिए। नंबर 8, यथासाध्य गर्म और ताज़ा भोजन करना चाहिए। कच्चे या बाजार से लाए हुए कटे फलों और मिठाइयों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और नंबर 9, जल की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यथासंभव जल को उबालकर व्यवहार में लाना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है खसरा, मीजल्स, MEASLES। चेचक जैसा ही खसरा भी एक भयानक संक्रामक रोग है। बड़ों के लिए यह कष्टकर है, लेकिन बच्चों के लिए तो यह प्रायः घातक है। इस रोग के फलस्वरूप आक्रांत व्यक्ति की आंखें, गुर्दे इत्यादि प्रायः खराब हो जाते हैं और व्यक्ति जीवन भर अपंग बना रहता है। इसके लक्षण: इस रोग का आरंभ साधारण जुकाम से होता है, पुनः रोगी को खांसी और बुखार हो जाता है। बच्चों का शरीर लाल दिखाई पड़ने लगता है। 3-4 दिनों के उपरांत कपाल, कनपटी, गाल इत्यादि स्थानों में नन्हे-नन्हे नीलाभ लाल दाने नजर आने लगते हैं। पुनः सारे शरीर में दाने दिखाई देने लगते हैं। साधारणतः 3-4 दिनों के बाद ज्वर आता जाता रहता है और दाने भी सूख जाते हैं। बालक भला चंगा और रोग मुक्त हो जाता है। और अब रोग प्रसार के साधन। खसरा के रोगजनक जीवाणु आक्रांत व्यक्ति की नाक और कंठ की श्लैष्मिक झिल्ली में रहते हैं। फलतः उसके छींकने, खांसने या जोर से बोलने पर जीवाणु युक्त जल की नन्ही बूंदें वायु में फैल जाती हैं। ऐसी वायु के संपर्क में आने से बूंदपात या सांस द्वारा ये जीवाणु स्वस्थ व्यक्तियों की श्वास नली में पहुंचकर उन्हें भी इस भयानक रोग से आक्रांत कर देते हैं। अनुभव से देखा गया है कि यदि घर में किसी एक बालक को यह रोग होता है तो घर के अन्य बालक शायद ही इससे बच पाते हैं। प्रायः जुकाम की अवस्था में जब बालकों को स्वयं या उनके अभिभावकों को रोग होने की आशंका भी नहीं रहती, उस समय यह रोग अन्य बालकों में फैल गया होता है। और अब रोग से बचने के उपाय। किसी बालक को खसरा रोग होने की आशंका होते ही उसे अन्य बालकों से पृथक कर देना चाहिए। उसके अलग रहने, अलग खाने पीने आदि की व्यवस्था कर देनी चाहिए। घर के अन्य बालकों का स्कूल जाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रोगी के घर का प्रत्येक सदस्य इस संक्रामक रोग का वाहक हो जाता है। और इसकी चिकित्सा: खसरा के दौरान प्रायः असावधानी के कारण कमजोर बालकों को निमोनिया रोग भी हो जाता है, जो प्रायः घातक सिद्ध होता है। अतः ऐसी अवस्था में काफी सावधानी रखनी चाहिए तथा सुयोग्य डॉक्टर को दिखाकर रोगी की चिकित्सा करानी चाहिए। रोगी बच्चे का कमरा हवादार और प्रकाश युक्त होना चाहिए। उसका बिछावन मुलायम और साफ होना चाहिए। और अगला डिजीज है कनपेड़ा या गलशोथ यानी मम्प्स, MUMPS। इस रोग को साधारणतः लोग कनपेड़ा, गलशोथ, गलसुआ, गलफुल्ली इत्यादि कई नामों से संबोधित करते हैं। यह भी एक संक्रामक रोग है। यह रोग विशेषकर बच्चों और नवयुवकों को होता है। एक बार हो जाने पर यह दोबारा नहीं होता। रोग मुक्त होने पर इसका कोई चिन्ह भी शरीर में नहीं रहता। इसके लक्षण: आक्रांत व्यक्ति की दोनों कर्णमूल ग्रंथियां सूज जाती हैं तथा उसे हल्का हल्का ज्वर हो जाता है। सूजन के कारण पीड़ा होती है तथा खाने पीने में कष्ट होता है। साधारणतः 7-8 दिनों में सूजन कम हो जाती है, साथ ही ज्वर भी उतर जाता है। और रोग प्रसार के साधन: इस रोग का प्रसार एक प्रकार के रोगजनक सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवाणुओं वायरस द्वारा होता है। ये जीवाणु आक्रांत बालक की लसिका ग्रंथियों में रहते हैं। खांसते, छींकते या जोर से बोलते समय मुंह में स्राव के साथ मिलकर ये प्रतिवेश की वायु में मिल जाते हैं। पुनः ऐसी वायु में सांस लेने पर स्वस्थ बालकों में भी यह रोग फैल जाता है। इस रोग का संक्रमण काल जो है वो 18 दिन का है, पर बच्चों को किसी रोगी बच्चे के संपर्क में आने पर 12 से 28 दिनों तक विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और अब रोग से बचने के उपाय। इस रोग की कोई विशेष चिकित्सा नहीं है। आक्रांत बालक को ठंडी हवा से परहेज करना चाहिए तथा हल्के आहार पर तब तक रहना चाहिए जब तक कि गले की सूजन और ज्वर बंद न हो जाए। इनके अतिरिक्त रोग से बचाव के लिए वायु द्वारा फैलने वाले रोग संबंधी अन्य साधारण नियमों का पालन करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें।
जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।